दिन था 12 जुलाई 2024 का। बीएससी की एक्सपायरी थी, सुबह से 1000 पॉइंट ऊपर था। इनफैक्ट अपने ऑल टाइम हाई 80,893 के लेवल पे बैठा था। मतलब आज कुछ लोगों के लिए पैसे बनाने का दिन था। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। 10:53 पे ट्रेडर्स नई पोजीशन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, बार बार बटन दबा रहे हैं बट नथिंग इज हैपनिंग। टेक्निकली कनेक्टिविटी इशू आ गया था, एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था। ट्रेडर्स को लगा कि उनके ब्रोकर ने एक्सपायरी के दिन उनको फिर से धोखा दे दिया है। ब्रोकर्स को भी शुरुआत में लगा कि शायद उनके सिस्टम में इशू है। वो भी बार बार एक्सचेंज को पिंग कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कनेक्ट करने की, लेकिन कोई कनेक्टिविटी नहीं हो रही। एवरीबडी वॉज कंफ्यूज्ड और इस कंफ्यूजन को सब लोग ट्विटर पे ले गए। सब लोग गुस्सा जाहिर करने लग गए कि ब्रोकर ने तंग किया है, ब्रोकर ने नुकसान किया है। ब्रोकर कह रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, वी आर नॉट इन्वॉल्व। इनफैक्ट कई ब्रोकर्स का कहना था कि ये इशू एक्सचेंज के लेवल से है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इशू क्रिएट किया है, वी आर ऑल राइट। मीडिया रिपोर्ट्स बीच की बात कर रही थी। इस कंफ्यूजन को आज 7 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। लाखों ट्रेडर्स का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। लेकिन आज की तारीख में भी बीएसई ने पब्लिकली कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दी है कि 12 जुलाई 2024 को उनका कोई टेक्निकल ग्लिच था। इनफैक्ट बहुत से ट्रेडर्स ने शिकायतें भी की थी। उन शिकायतों की कुछ काउंसलिंग मीटिंग्स में हम भी बैठे थे। ट्रेडर्स आज भी ब्रोकर्स को ब्लेम कर रहे हैं, ब्रोकर्स आज भी एक्सचेंज को ब्लेम कर रहा है और एक्सचेंज आज भी चुप है। आज इस वीडियो में हम कुछ सवाल पूछेंगे क्योंकि वो सवाल जरूरी है। बीएसई एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं दे रहा? अगर टेक्निकल ग्लिच हुआ है तो एक्नॉलेजमेंट देना अच्छी बात नहीं, मैंडेटरी बात है। अगर सेबी के रेगुलेशंस की बात करें, उन्हीं रेगुलेशंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में सेबी से भी सवाल पूछेंगे कि अभी तक आपने बीएसई से कोई सवाल क्यों नहीं पूछा है, व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन। बीएसई ने क्या हिस्ट्री में भी ऐसा काम किया है, वो भी चेक करेंगे। और आगे चल के बीएसई के कोई ग्लिच आता है, उस केस में क्या होने वाला है। We are going to discuss everything and also raise a lot of important questions. So, जिनके साथ भी टेक्निकल ग्लिच में कभी भी किसी तरह का नुकसान हुआ है या आगे चल के होने के चांसेस हो सकते हैं, इस वीडियो को जरूर देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो ये बीएससी का टेक्निकल ग्लिच था 10:53 पे शुरू हुआ, 11:25 तक चला। 32 मिनट तक ज्यादातर ब्रोकर्स बीएससी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच 11:07 पे ज़रोदा की तरफ से ट्वीट आता है जिसपे लिखा रहता है कि बीएससी के कनेक्टिविटी इशू के कारण हमारे कुछ यूजर्स अपने ऑर्डर्स को ओपन पेंडिंग स्टेट में देख पा रहे हैं। दिस इज एन इशू विच इज अक्रॉस द ब्रोकर। मतलब ये इशू सभी ब्रोकर्स के साथ है और हम बीएससी के साथ काम कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहां पे सबसे पहला बेसिक सवाल ये बनता है कि अगर बीएससी ने ब्रोकर्स को टाइम से बता दिया था कि ऐसा कुछ कनेक्टिविटी इशू चल रहा है, तो क्या ब्रोकर्स ने एसएमएस या ईमेल नोटिफिकेशंस के जरिए अपने ट्रेडिंग क्लाइंट्स को बताया कि ये इशू चल रहा है, इट विल टेक टाइम, वी आर वर्किंग। एक ट्वीट कर देना, और ऐसे ज्यादातर ब्रोकर्स ने ट्वीट ही किया था। ट्वीट कर देने से क्या ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो ट्रेडिंग क्लाइंट्स हैं वो ट्विटर पे बैठे हैं और वहां पे जाके नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे रादर देन पर्सनलाइज्ड एसएमएस या ईमेल नोटिफिकेशंस के। और दूसरी बात, बीएससी ने ब्रोकर्स को सही टाइम पे बताया या नहीं, और ब्रोकर्स ने खुद ही इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि बीएससी में ग्लिच है। 2:19 पे एक एसएमएस जरूर किया है और एसएमएस में लिखा है कि जिन ब्रोकर्स को रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अननोन का मैसेज कनेक्टिविटी के समय पे आया, उनको अपने ऑर्डर्स की रिकंसिडरेशन दोबारा कर लेनी चाहिए। मतलब एक माइक्रो लेवल की दूर से एक्सेप्टेंस तो जरूर दिख रही है कि कुछ ना कुछ तो इशू था, और उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन बीएससी की तरफ से अलग अलग ब्रोकर्स को बताया गया है। इस पूरे केस में रिसर्च के दौरान हमें इस एसएमएस के अलावा और कुछ नहीं मिला, और ये एसएमएस भी हमें एक काउंसलिंग के जरिए पता लगा है, जिस काउंसलिंग में किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हुए हमने बात की थी। इस सिचुएशन को बीएससी ने जैसे मर्जी हैंडल किया हो, दबाने की कोशिश की हो। इनफैक्ट मीडिया रिपोर्ट्स में तो ज़रोदा ग्लिच, अपस्टॉक्स ग्लिच, ब्रोकर्स के नाम पे ग्लिच चल रहे थे। ज़रोदा के सीईओ नितिन कामत ने सामने से आके कह दिया कि दिस ग्लिच वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ बीएससी का आउटेज। हमारा इसमें, इनफैक्ट किसी भी ब्रोकर का इसमें कोई लेना देना नहीं था। खैर, अब बात करते हैं रेगुलेशंस की और ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर बीएससी एक्सेप्ट करता, मान लेता कि ये ग्लिच उसकी वजह से हुआ है, तो देयर वाज अ पोटेंशियल चांस कि उसको सेबी को 100 करोड़ रुपए पेनल्टी के तौर पे देने पड़ते। इनफैक्ट बीएससी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीटीओ को भी 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता था। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। 5 जुलाई 2021 की इस सेबी की रेगुलेशन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा भी। सेबी ने सर्कुलर में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि टेक्निकल ग्लिच को कम करने के लिए, क्योंकि इसमें ट्रेडर्स का लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होता है, एक एक ग्लिच कितने ही ट्रेडर्स का घर खत्म कर देता है। इन ग्लिचेस को कम करने के लिए जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मार्केट को चला रही हैं, एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, डेपोजिटरीज, इन सब एमआईआईज को नुकसान पहुंचाना होगा। फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके इन ग्लिचेस पे
रोक लगाई जा सकती है, कम किए जा सकते हैं। रोक तो लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सबसे पहले अगर कोई टेक्निकल ग्लिच हो जाता है तो उसका डिक्लेरेशन विद इन 2 आवर्स देना पड़ेगा, और अगर ये क्रिटिकल सिस्टम्स को इंपैक्ट करता है तो आधे घंटे के अंदर अंदर रेगुलेटर को बताना पड़ेगा कि एक्सचेंज में ये दिक्कत चल रही है। क्या ये नोटिफिकेशन बीएससी की तरफ से सेबी को इस केस में दी गई? वी डोंट नो दैट। मीडिया में कुछ इसी एक्सेप्टेंस नहीं है। इनफैक्ट बीएससी की तरफ से ऐसा कोई डिक्लेरेशन ओपन पब्लिक में है नहीं, जो कि आज की तारीख में 7 महीने बाद आ जाना चाहिए था। नहीं तो सेबी खुद अपनी तरफ से इसको जारी कर सकता था। और उसके बाद अगर ऐसा कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है तो एक्सचेंज को विद इन 24 आवर्स एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट रेगुलेटर को, सेबी को सबमिट करनी पड़ेगी, और उसके बाद 21 दिन के अंदर अंदर एक डिटेल्ड आरसीए, रूट कॉज एनालिसिस प्रोवाइड करना होगा। नन ऑफ दैट, एटलीस्ट इन द पब्लिक डोमेन, सामने नहीं आया है। ना ही कोई नोटिफिकेशन या डिक्लेरेशन दी गई है, ना ही कोई प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, और ना ही कोई आरसीए। अब अगर ऐसा कोई एक्सचेंज या एमआईआई नहीं करता है तो सेबी की तरफ से पेनल्टी क्या है? सेबी कहता है कि अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो पहले 15 दिन तक आपको हर रोज, हर वर्किंग डे 2 लाख रुपए के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसके अगले 15 दिन 3 लाख रुपए के हिसाब से पर डे पेनल्टी लगेगी, और उसके बाद भी अगर आप ढीठ होकर चुपचाप बैठे रहते और रेगुलेटर को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे अलग से, प्लस वो 2 पेनल्टी जो अलग से लगाई गई थी। इनको अगर टोटल करेंगे तो आपके सामने वैल्यू आएगी करीब 1 करोड़ रुपए की। मतलब सिर्फ नोटिफिकेशन ना देने का पेनल्टी 1 करोड़ रुपए है, जो कि बीएससी को इस केस में पोटेंशियली लग सकता है, जो कि अभी तक सेबी ने पूछा तो नहीं है। खैर, इस 1 करोड़ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिछले 2 साल में बीएससी ने कितना पैसा इन प्रॉफिट कमाया है, और ये मैं क्यों जानने की कोशिश कर रहा हूं इसको मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब बीएससी ने 2023 फाइनेंशियल ईयर में करीब 166 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। 2024 में नंबर बढ़कर थैंक्स टू अ लॉट ऑफ रेगुलेशंस 753 करोड़ रुपए का हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए और उसका एक एवरेज निकाला जाए तो वो वैल्यू करीब 920 करोड़ रुपए की बनती है। तो 920 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अच्छी बात है, लेकिन मैं इन नंबर्स में क्यों घुस रहा हूं? अभी नंबर जो भी है इसको याद रखिएगा। अब साथ में ये भी देख लेते हैं कि बीएससी के एमडी और सीटीओ आज की तारीख में कितनी सैलरी पे बैठे हैं। खैर, ये नंबर मैं अगेन क्यों जान रहा हूं, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इंटरनेट की रिसर्च में trendline.com के हिसाब से बीएससी के सीटीओ की सैलरी आज की तारीख में 1.5 करोड़ रुपए पर ईयर है, और बीएससी के एमडी की सैलरी करीब 5 करोड़ 40 लाख रुपए है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इन नंबर्स की तरफ क्यों जा रहे थे, और इतना पर्सनल इंफॉर्मेशन, हालांकि पब्लिक इंफॉर्मेशन है, क्यों जानने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि उसी रेगुलेशन को अगर आप आगे चल के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि अगर कोई टेक्निकल ग्लिच होता है और उसको सही से मैनेज नहीं किया जाता तो उस केस में उस एमआईआई, जो कि इस केस में बीएससी है, उसके पिछले 2 साल के नेट प्रॉफिट को देखा जाएगा, उसका 10% वैल्यू निकाला जाएगा। अगर वो वैल्यू 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो वो वैल्यू जो भी होगी वो एज पेनल्टी देनी पड़ेगी। इस केस में 920 करोड़ रुपए का जो नेट प्रॉफिट था उसका 10% अगर आप करेंगे तो करीब 92 करोड़ रुपए का आता है। उस पुराने 1 करोड़ को और जोड़ लीजिए, 93 करोड़ रुपए की पेनल्टी एज पर द सेबी रेगुलेशंस, जो कि सेबी ने इन्हीं एक्सचेंजेस के लिए लिखे थे। उस समय ये एप्लीकेबल हैं जिस समय ये ग्लिच हुआ है। तो 93 करोड़ की वैल्यू एटलीस्ट बीएससी को, सेबी को एज पेनल्टी देनी पड़ती, और साथ में सैलरी के तौर पे कंपनी के एमडी और कंपनी के सीटीओ की ओवरऑल सैलरी का 10%, 5 करोड़ 40 लाख का 10%, 54 लाख रुपए, 1.5 करोड़ का 10%, 15 लाख रुपए, मतलब करीब घुमा फिरा के 70 लाख रुपए। तो 93 करोड़ 70 लाख रुपए की टोटल पेनल्टी बीएससी को एज कंपनी एंड एज मैनेजमेंट एम्प्लॉइज उन सबको चुकानी पड़ती। 93 करोड़ 70 लाख रुपए फिर से बता देता हूं। अब इन्हीं सब बातों को जब भी बीएससी के टेक्निकल ग्लिच के काउंसलिंग में हम बैठते थे, वहां पे ब्रोकर्स के सामने, काउंसलिंग मेंबर्स के सामने, क्लाइंट्स के सामने रखी, समझाने की भी कोशिश की कि क्यों बीएससी की तरफ से अभी तक एक्नॉलेजमेंट ना आना, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रोकर के ऊपर डाल देता है, और वहीं पे ब्रोकर भी अपनी तरफ से उस जिम्मेवारी को कहीं और मूव ऑन कर देता था। इन काउंसलिंग में किसी भी ब्रोकर की तरफ से ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं आ पाया जहां पे कहा कि बीएससी ने एक्सेप्टेंस दी है, और कुछ हद तक अगर हम इन डॉट्स को जोड़ने की कोशिश करें तो पता लग जाता है कि ऐसा क्यों किया गया। बीएससी ने आखिर इस टेक्निकल ग्लिच की एक्सेप्टेंस किसी भी ब्रोकर को पब्लिकली, ओपनली किसी कागज में लिख के क्यों नहीं दी? क्योंकि अगर ये पब्लिकली बाहर आ जाता, किसी के सामने ये चीज प्रूव हो जाती, तो उस
डॉक्यूमेंट के हिसाब से 93 करोड़ 70 लाख रुपए पोटेंशियली, जो भी मैथ हमें आती है, बीएसई को सेबी को देने पड़ते। ये छोटा झटका तो नहीं लगता। अब इन काउंसलिंग्स की रिकॉर्डिंग्स को हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो रिकॉर्डिंग्स कॉन्फिडेंशियल होती हैं, लेकिन काउंसलिंग में जब मैं सामने बैठता था उसकी रिकॉर्डिंग जो हमने काउंसलिंग में बात की है अलग से शूट की गई, वो कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। There was a glitch of BSE which BSE has not acknowledged yet. That's point number 1. Secondly, if you go with the media report of 10:53 to 11:25, the timings that we are talking about are order placement at around 10 a.m. first of all, which got displayed at 1:27 on Dhan app. If 11:53 was the out time of the glitch of BSE, why wasn't the app of Moneylicious showing the order at 11:25? Why did they wait 2 more hours to show that order, which got, as per them, executed at 10:56, which they don't have to before for that matter? Their own terminal is saying something else. If that is the case, then we should not have this document at all. We should just write one line. If technically it happens, nobody is responsible. There are specific guidelines of intimation. We need to understand. My only point that I'm trying to make from the conversation started is there's no intimation, and that is the document says. Somebody needs to influence someone. और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने ऐसे दिन पहले भी देखे हैं, चाहे वो 12 अप्रैल 2021 हो, 18 अगस्त 2022, 12 अक्टूबर 2023 या 4 जून 2024, मतलब हर साल ऑलमोस्ट, कई बार तो एक साल में 2 बार बीएसई के किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में कोई ना कोई ग्लिच जरूर आया है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में बीएसई ने इन ग्लिचेस को डिनाई ही किया है, कोई एक्सेप्टेंस कहीं नहीं दिखाई दी है। इनफैक्ट कई बार तो ब्लेम ब्रोकर्स के ऊपर डाला गया है। मीडिया ने इस चीज को बार बार हाईलाइट करने की भी कोशिश की है, अलग अलग मीडिया हाउसेस ने इसके बारे में बताया भी है। लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक अकेला एंटिटी है जिसके साथ जब खुद ग्लिच होता है तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता। और दिक्कत यहाँ पे तब बड़ी हो जाती है जब रेगुलेटर भी बीएसई से सवाल पूछने इन तरह की तारीखों में, एटलीस्ट जो कि मीडिया हाउसेस में पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से सवाल पूछना जरूरी नहीं समझता। सेबी की यहाँ पे जिम्मेवारी तो 100% बनती है। एनीवे, सेबी ने चाहे टेक्निकल ग्लिचेस के अराउंड अपने सर्कुलर्स और अपने नई रेगुलेशंस को लाके कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो जरूर क्रिएट किया है, लेकिन एक जगह एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी है जिसके कारण कल को अगर दोबारा किसी एक्सचेंज में या कोई भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में कोई भी ग्लिच आता है तो एटलीस्ट उन कंपनीज के एमडी और सीटीओ के ऊपर कोई गाज नहीं गिरने वाली, जो कि इस केस में करीब 70 लाख रुपए की हो सकती थी। फिर रिमेंबर, आगे चल के एक नया सर्कुलर आ चुका है जो कहता है कि अब से एमडी और सीटीओ की सैलरी पे कोई खतरा नहीं है। हाँ, एमआईआई को, मतलब इस केस में जैसे बीएसई को पैसा जरूर देना पड़ेगा अगर आगे चल के ऐसा कोई ग्लिच आता है, लेकिन एमडी और सीटीओ को बचा लिया गया है। और ये कैसे किया गया? 20 सितंबर 2024 को ग्लिच के करीब 2 महीने के बाद ही सेबी की तरफ से एकदम से आउट ऑफ द ब्लू एक और रेगुलेशन आता है जो कि अमेंडमेंट होता है पिछले उसी रेगुलेशन का टेक्निकल ग्लिच में, जहां के एमआईआई के ऊपर 10% और साथ में सीटीओ और एमडी की सैलरी के ऊपर 10% की पेनल्टी लगाई जानी थी। इन द नेम ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एमडी और सीटीओ की पेनल्टी को इस सर्कुलर में हटा लिया गया, ये कह के कि ज़्यादातर केसेस में सिस्टम्स टेक्निकल लेवल पे ऑटोमेटेड होते हैं, इसमें एमडी और सीटीओ को खास रोल नहीं होता, इसलिए एमआईआई को तो 10% अपने प्रॉफिट के हिसाब से देना पड़ेगा, लेकिन एमडी और सीटीओ को अपनी सैलरी से वो 10% वाला जो कट देना पड़ता था उसको देने की ज़रूरत नहीं है। अभी रेगुलेशन में ये वाली अमेंडमेंट इसलिए समझ से बाहर है क्योंकि एमडी और सीटीओ के ऊपर एक तलवार लटकी रहती थी हमेशा कि कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो उनके ऊपर पैसे का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। वो तलवार खींच ली गई है। अब अगर किसी एक्सचेंज में ग्लिच आता भी है तो एमडी और सीटीओ को खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, कंपनी के जेब से पैसा जाता है तो जाए। 12 जुलाई 2024 एक काला दिन था क्योंकि आज की तारीख में टेक्निकल ग्लिच जब भी होता है किसी भी ब्रोकर के खिलाफ, ब्रोकर जिम्मेवारी लेते हैं। अब वो क्लाइंट्स का पैसा दे ना दें, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन, बट एटलीस्ट फर्स्ट लेवल ऑनरशिप तो ब्रोकर्स दिखाते हैं। इस केस में एक्सचेंज ने ऑनरशिप ही नहीं दिखाई है। कुछ महीनों बाद इस मुद्दे को 1 साल हो जाएगा, तब भी बीएसई की तरफ से उस 12 जुलाई के टेक्निकल ग्लिच को लेके कोई एक्सेप्टेंस दिखाई नहीं दे रही। अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हैं, टेक्निकल ग्लिच में आपका नुकसान हुआ है, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, बताइए कि क्या हुआ था उस दिन, किस तरह से कितने पैसे का ग्लिच का नुकसान हुआ और वो पैसे आपके लिए कितना मैटर करते थे और सेबी को
क्या रेगुलेशन लेके आनी चाहिए, क्या अमेंडमेंट लेके आने चाहिए जो कि एक रिटेल ट्रेडर के हक में भी हो, क्योंकि आज की तारीख में टेक्निकली जब होता है तो बहुत सारी चीज़ें ब्रोकर के हाथ में होती हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स कुछ लेवल पे अपनी तरफ से कर्टेसी ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन देयर इज़ नो टाइट रेगुलेशन एज इट इज़ इन द फेवर ऑफ अ रिटेल ट्रेडर। कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए और BSE प्लीज़ एटलीस्ट हाँ तो बोलिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।